हम आज विद्या भारती की 12 शिक्षण व्यवस्थाओं के दूसरे भाग का विश्लेषण कर रहे हैं, जो कि विशेष रूप से स्वामी विवेकानंद गुरुकुल के मॉडल पर तैयार किया गया है। हमारे श्रोताओं को ये समझना है कि बच्चों की शुरुआती शिक्षा केवल किताबों के पन्नों तक सीमित क्यों नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल। हमारे पहले भाग के विश्लेषण में हमने जो सबसे महत्वपूर्ण बात स्थापित की थी वो ये थी कि इस गुरुकुल मॉडल में शिक्षा का मुख्य आधार अनुभव है। अनुभव मतलब एक्सपीरियंस। हाँ, यहाँ शिक्षा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बच्चों के दिमाग में जबरदस्ती भरा जाए। आज हम 4 विशिष्ट और बिल्कुल अलग-अलग शिक्षण प्रणालियों पर बात करेंगे, व्यवस्था 5 से 8 तक। तो जो सबसे पहली प्रणाली है आज की, यानी प्रणाली 5, उसे प्राणी संग्रहालय या एनिमल कॉर्नर कहा गया है। एनिमल कॉर्नर। हाँ, जानवरों की दुनिया बच्चों के लिए हमेशा से एक विशेष आकर्षण का केंद्र रही है। हम अक्सर उन्हें बस तस्वीरें दिखाते हैं। हाँ, एक किताब पकड़ा देते हैं। लेकिन स्रोत के अनुसार यहाँ बच्चे केवल जानवरों के नाम रटते नहीं हैं, बल्कि यह सीखते हैं कि कौन से जानवर पालतू होते हैं, मतलब डोमेस्टिक, और कौन से जंगली या वाइल्ड होते हैं। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि सीखने की ये प्रक्रिया सिर्फ वर्गीकरण तक नहीं रुकती। तो और क्या शामिल है इसमें? दस्तावेज बताता है कि बच्चों को जानवरों के रहने के स्थानों का भी ज्ञान दिया जाता है। अच्छा, जैसे उनके घर? हाँ, जैसे पक्षियों के लिए घोंसला या नेस्ट, शेर के लिए गुफा और फार्म जानवरों के लिए एक अलग तरह का आश्रय या शेल्टर। ये बहुत ही बारीक बात है। बिल्कुल। और अगर हम इसके गहरे अर्थ को समझे तो ये सिर्फ जीव विज्ञान नहीं है, यहीं से प्रकृति के प्रति प्रेम, सम्मान और बारीकी से देखने की क्षमता, जिसे हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं, उसकी शुरुआत होती है। सही कहा। जब बच्चा ये समझता है कि एक शेर गुफा में रहता है और एक छोटी सी चिड़िया तिनके जोड़कर अपना घोंसला बनाती है, तो वो उस जीव की मेहनत को महसूस करता है। एकदम सटीक बात। अब इसी संवेदनशीलता से आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां ज्ञान को हाथों से गढ़ा जाता है। प्रणाली 6, कार्यशाला, यानी वर्क एजुकेशन एरिया। हाँ, और जब बच्चे अपने हाथों से कुछ बनाते हैं तो सीखना बहुत प्रभावशाली हो जाता है। वे समझते हैं कि कौन सा औजार किस काम आता है। इसके अलावा वे मिट्टी से क्ले मोल्डिंग के जरिए छोटे छोटे घर और दूसरी वस्तुएं बनाते हैं। देखिए, बड़े परिप्रेक्ष्य से अगर हम इसे जोड़ें तो ये बाल मनोविज्ञान का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। वो कैसे? जब हम बच्चों को हर चीज से बचाकर रखते हैं तो हम उनसे उनकी समस्या समाधान की क्षमता छीन रहे होते हैं। ये गतिविधि बच्चों में निर्माण क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्विंग और व्यवहारिक कौशल विकसित करती है। हाँ, प्रैक्टिकल स्किल्स। बिल्कुल। ये रटने की बजाय करके सीखने का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। और मुझे लगता है कि जब वे मिट्टी से कुछ बनाते हैं और वो गिर जाता है तो वो फिर से कोशिश करते हैं। हाँ, और जब वो ढांचा खड़ा होता है तो वो सिर्फ मिट्टी का घर नहीं होता, वो उनके आत्मविश्वास का प्रतीक होता है। क्या बात है। अब हाथों से गढ़ने की बात हो गई। अब चलते हैं प्रणाली 7 की तरफ, जिसे कलाशाला या आर्ट वर्कशॉप कहा गया है। कलाशाला, जहाँ कल्पना को रंगों के पंख मिलते हैं। स्रोत के अनुसार यहाँ रंग भरने वाली गतिविधियाँ, मिट्टी से आकार बनाना, पहेलियाँ सुलझाना और ब्लॉक बिल्डिंग गेम शामिल हैं। और ये कोई साधारण खेल नहीं है। बाहर से देखने पर लग सकता है कि बच्चे बस खेल रहे हैं। हाँ, अक्सर लोग यही सोचते हैं। लेकिन हर गतिविधि बच्चे की एकाग्रता, मतलब कंसंट्रेशन और रचनात्मकता को निखारती है। पजल सॉल्व करने से वे पैटर्न पहचानना सीखते हैं और ब्लॉक बिल्डिंग से उनकी स्थानिक समझ या स्पेस को समझने की क्षमता बढ़ती है। बिल्कुल। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ हर बच्चे को बिना किसी झिझक के अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की आजादी मिलती है। फ्रीली एक्सप्रेस करना। हाँ, बिना इस डर के कि कोई उन्हें टोकेगा कि आसमान हरा क्यों बना दिया। ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है, मतलब कोई आलोचना नहीं। एकदम। जब आप बचपन में बच्चों के विचारों को आलोचना के पिंजरे में कैद नहीं करते, तभी वे बड़े होकर कुछ नया सोच पाते हैं। सही कहा। अब जब कल्पनाओं ने कागज पर उड़ान भर ली तो उसे दुनिया के सामने लाने का समय आता है, और यहीं हमारी 8वीं प्रणाली प्रवेश करती है, रंगमंच, स्टेज एंड एक्सप्रेशन। बिल्कुल। ये व्यक्तित्व को निखारने का सबसे प्रभावी मंच है। दस्तावेज बताता है कि रंगमंच वो जगह है जहां बच्चे नृत्य करते हैं, अभिनय करते हैं, कविताएं सुनाते हैं और विभिन्न भाव प्रदर्शित करते हैं। और यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु की ओर इशारा करता है, संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स। हाँ, और मंच पर उपस्थिति या स्टेज प्रेजेंस का विकास। हम देखते हैं कि बहुत से योग्य वयस्क भी मंच पर जाने से घबराते हैं। हाँ, पब्लिक स्पीकिंग का डर बहुत आम है। लेकिन जब बच्चा बचपन से ही रंगमंच पर खड़ा होता है तो वो डर वहीं खत्म हो जाता है। और स्रोत में एक बहुत ही प्रभावशाली पंक्ति है जिस पर मैं जोर देना चाहूंगी।
उसमें लिखा है, आज का छोटा परफॉर्मर कल का आत्मविश्वासी लीडर बन सकता है। एकदम सटीक बात है। लीडरशिप असल में है क्या? अपनी बात को बिना डरे लोगों के सामने रखना ही तो है। वही तो। और जब बच्चा अभिनय करता है तो वो दूसरों के भावों को भी समझता है। सहानुभूति विकसित होती है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटे तो आज हमने प्रणाली 5 से 8 तक का सफर तय किया। प्राणी संग्रहालय से लेकर रंगमंच तक। हाँ, और हाँ, इस दस्तावेज के अगले भाग में मतलब पार्ट 3 में विद्या भारती की अंतिम 4 शक्तिशाली व्यवस्थाओं का अन्वेषण अभी बाकी है। तो उस पर भी हम आगे बात करेंगे। बिल्कुल करेंगे।